हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारे इनकबूत, जिसकी राइटर है उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। पार्टी टाइमिंग 8 बजे के बाद की थी। बारी ने उसे हॉस्टल से पिक किया था। अनीसे भी आ रही है क्या वहाँ? उफ़क ने आम सा अंदाज अपनाने की कोशिश की, मगर उसके अंदाज से झलकती जेलसी बारी ने बखूबी मुलाजा की थी। जेलस हो रही हो अपनी सौतन से? बारी ने उसे छेड़ते हुए कहा। ओहो, मैं क्यों जेलस होने लगी? मेरी बला से एक छोड़ो दो ले आओ। उफ़क ने सरसरी अंदाज अपनाया। सोच लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बारी ने चैलेंजिंग आइज़ इस पे जमाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस एक काम करूँगी, जिस वजह से ये लड़कियों में कंपटीशन बढ़ेगा, मैं इस वजह का सर उड़ा दूंगी। उफ़क ने मज़े से कहा। उसे जारहाना तेवर देखते बारी का जन्नती कहका उभरा था। मैं तुम्हें इतना नडर तो कभी नहीं समझता था। बारी ने उसे छेड़ा। मेरे अंदर हर तरह की क्वालिटीज़ बेदर्जाए अतम मौजूद हैं। चैलेंज मत करिएगा। उफ़क ने मसनूई गुस्सा दिखाते चैलेंज किया था। प्यार करने की भी? बारी ने अपने मतलब की बात निकाली। उफ़क ब्लश होती रुख मोड़ गई। बारी ने इसका अंदाज देखा तो गाड़ी में कैसेट प्ले कर दिया। होंठों से होंठों की शबनम चुरा लो तुम, इस रात में जल जल के हर आग बुझा लो तुम। शायद बारी का अधूरा छोड़ा गाना प्ले हुआ था जो अरनियात की हदूद को छू रहा था। उफ़क ने अल्फाज का मफहूम समझते हाथ बढ़ा के गाना बंद कर दिया। कितनी फजूल चॉइस है तुम्हारी। उफ़क ने खफ्त मिटाने के लिए बारी पे चढ़ाई की। कुछ गलत डिमांड तो नहीं थी वैसे? बारी ने गुफ्तगू का रुख फिर से अपनी पसंद से मोड़ दिया था। बारी, अब अगर एक भी फजूल बात की तो मैं सर फोड़ दूंगी आपका। उफ़क ने खुजल होते कहा। बारी ने दोबारा सॉन्ग प्ले नहीं किया था, मगर बाकी के रास्ते वो इस गाने को धीमे सुरों में गुनगुनाता ज़रूर रहा था। दरमेश के घर पहुंचने पे उसे मालूम पड़ा कि वहां बारी के दोस्तों और अनीता दरमेश के कज़न्स के अलावा किसी क्लास फेलो को इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि पार्टी की मेज़बानी दरमेश और अनीता के मार्डिस को वालिदैन भी कर रहे थे, जहां इन्हीं के सर्कल के लोग मौजूद थे। उफ़क, वो पंखी देखो ज़रा। बारी ने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते उफ़क के करीब चेयर संभालते कहा था। उफ़क ने इसकी निगाहों का पीछा किया, जहां अनीता की कज़न स्लीवलेस शर्ट के साथ टाइट्स पहने अपने जिस्म की भरपूर नुमाइश कर रही थी। बारी उफ़क के तो सर पे लगी थी, तभी वहां से एहतजाजी वॉक आउट कर चुकी थी। पास से गुजरते सर्विंग बॉय से कोल्ड ड्रिंक ली। बारी, जो शरारती नज़रों से उसे देख रहा था, एक नज़र अपने हाथ में पकड़े पेप्सी के गिलास पे डालते बगौर उफ़क के हाथ में लिया जाम देखा। इससे पहले कि वो उसे वहाँ जाके रोकता, उफ़क बिना सोचे समझे ड्रिंक के 2 गिलास पी चुकी थी, मगर गुस्सा था कि कम नहीं हो रहा था। सारा वक्त बारी ने उसे फजूल चीज़ों के लिए भड़काया था। बेवकूफ़ लड़की, गुस्से में अक्ल इस्तेमाल करना नहीं आता क्या? बिना देखे ड्रिंक कर लिया। उफ़क के सर पे पहुँचते वो धाड़ा था। पार्टी की तेज़ म्यूजिक पे कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। तो तुम मुझे जेलस करना चाहते हो ना? तो तुम फिर मैं। उफ़क के लबों से अल्फाज हवा में तहलील हो चुके थे। वो भूल चुकी थी कि उसे क्या बोलना था। शट अप यू इडियट। बारी ने इसकी कलाई पे मजबूत गिरफ्त करते साथ कहा। उसे खदशा था कि वो उम्मुल खबाइस को पीने के बाद कहीं हवास न खो बैठे। बारी मैं। इसने मजीद कुछ बोलना चाहा, जब बारी ने सख्ती से झिड़कते अपने साथ खींच लिया। गाड़ी की तरफ बढ़ते इसकी उंगलियां तेजी से मैसेज टाइप करने पे लगी थीं, जब इसका सेल बज उठा। अनीता, मैं उफ़क को उसके हॉस्टल छोड़ दूंगा। वो काफ़ी परेशान हो रही थी। डेट्स वाई। बारी ने आम सा लहजा अपनाते उफ़क को घूरा, जबकि दूसरी तरफ से अनीता नहीं रुकने और मिल के जाने का कह रही थी। बारी नहीं चाहता था कि अनीता या कोई और उफ़क को इस हाल में देखे, तभी वो इनसे एक्सक्यूज़ करता निकल आया था। काफ़ी देर सोचने के बाद वो उसे फैज़ान चाचू के फ्लैट पे ले आया था, जो अक्सर औकात बारी और इसके दोस्तों के इस्तेमाल में रहता था। फ्लैट में पहुंचने तक वो सो चुकी थी। बारी उसे कड़े तेवर से घूरता गोद में उठाए अंदर लाया था। फ्लैट 2nd फ्लोर पे था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया था। अंदर आते साथ ही इसने उफ़क को शावर के नीचे खड़ा करते इसके ऊपर पानी छोड़ दिया। वो होशो हवास खोए भीग रही थी। वहीं बारी के लिए किसी इम्तिहान से कम साबित नहीं हुई थी। हम कहाँ हैं? कुछ होश संभला तो अपनी यहाँ मौजूदगी पे सवाल उठा था। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। हाँ, मगर ये लम्हा फ़िक्र ये ज़रूर है कि क्यों है। बारी ने हाथ गाउन इसकी तरफ उछालते गुस्से में कहा था। वो नासमझी से उसे देखने लगी थी। चेंज करके बाहर आओ। बारी का अगला हुक्मनामा जारी हुआ था। नहीं, जब तक तुम बताओगे नहीं हम कहाँ हैं, मैं चेंज नहीं करूँगी। उफ़क ने ज़िद्दी अंदाज में अपनाए कहा था। ना करो, मैं खुदा के कर दूंगा। बारी ने उसे धमकाया तो वो सहमे हुए बच्चे की तरह चेंज करते बाहर आई। इसके चक्कर में बारी भी भीग चुका था। तभी शर्ट एक तरफ सुखाने को डालते वो पुरसकून सा बैठा था, जब उफ़क रूम में आई थी। भीगी लटों से टपका पानी बारी के होश ठिकाने लगाने को काफ़ी था। वो लड़की इसके लिए इम्तिहान बनी सामने थी। मुझे भूख लगी है, एक और मासूम ख्वाहिश। मुझे ही खा लो। उफ़क, सुबह से काम तो ऐसे ही कर रही हो। बारी ने उसे गुस्से वाले तेवर दिखाते बिस्तर की तरफ जाने का इशारा किया। मैं ऐसे सो जाऊं? मुझे शर्म आएगी। उफ़क का एक नया मसला। बारी का दिल चाहा इसका सर पीट डाले या अपना सर दीवार में दे मारे। उफ़क, पहले भी तुम
तुम मेरा दिमाग ख़राब कर चुकी हो, बेहतर है अच्छे बच्चों की तरह जाके सो जाओ। बारी ने उसे सरजनश किया तो वह सर हिलाते चुपचाप लेट गई थी। कुछ देर बाद वो सो चुकी थी। बारी ने ठंडी आह भरते इसके हसीन चेहरे से नजरें हटाईं और इसकी तरफ का साइड टेबल ऑफ करने के लिए झुका था जब उफक ने नींद में रुख मोड़ा था। एक लम्हे को बारी की निगाह इसके सरापे में उलझी थी। दिमाग कई तूफानों की जद में आया था। जहाँ उफक का रिया लिबास इसके लिए इम्तिहान साबित हुआ था, इसके वजूद से नजरें चुराते वो वहाँ से हट गया था, मगर कब तक कमरे की तन्हाई और रिश्ते का एहसास उसे मगलूब कर रहा था। खुद पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल होने के बावजूद वो उफक की तरफ बढ़ते अपने कदमों को रोक नहीं पाया था। उफक, बारी ने इस पे झुकते उफक को मुखातिब किया, जिसने मुकम्मल गनूदगी में होते नीम व आंखों से बारी को देखा, जो किसी परछाई की तरह उसे अपने घेरे में ले रहा था। उसे अपने गिर्द महसूस करते इसने कमज़ोर सा एहतजाज किया, मगर बारी इस पे मुकम्मल छाते अपना साया कर चुका था। इस नफरत की जंग में एक और रिश्ता इन दोनों के बीच जन्म लेने लगा था, जिससे वो दोनों नजरें चुराते अपने अपने मुकासद की तकमील में लगे थे। पर बारी का ये कदम इनके दरमियान मौजूद आखिरी दीवार भी गिरा चुका था। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जो अदब व अदाब की हदूद से तजावुज़ कर जाए वो मोहब्बत की बदुआ में रहते हैं। जैसे अपने अंजाम से बेखबर वो दोनों ही मोहब्बत की तौहीन दर तौहीन कर रहे थे। मस्जिद की तरफ जाने के लिए इसने दरवाज़ा खोला तो पाँव किसी चीज़ में उलझा था। इससे पाँव में अटकने वाली चीज़ पे निगाह की तशुशत सा रह गया। वो कंबल में लिपटा कोई इंसानी बच्चा था, साथ ही ख़त मौजूद था। बच्चा भी नींद में था, मगर ठोकर लगने से वो कसमसाते हुए रोने लगा था। रोने की आवाज़ घर की दहलीज से होती आवाज़ अंदर की मकीनों तक पहुंची थी। क्या हुआ? किसका बच्चा है ये? इसकी माँ की आवाज़ आई थी। वो जो ख़त पढ़ने कहीं खोया था एकदम हवासों में लौट आया। मीरा लफ्ज़ थे या सिंगलाखें जो इस घर के दिल का खून कर गई थी? क्या बेहुदा मजाक है ये तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? इसकी बहन ने गिरेबान से पकड़े एक थप्पड़ मारते गोया उसके हवासों में वापस लाना चाहा। ये मेरा बच्चा है, अगर आप लोग तस्लीम कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो मैं अभी के अभी आपका घर छोड़ दूंगा। चट्टानों जैसे लहजे में कहते वो वहाँ से चला गया था। वो इस घर का लाडला बेटा था, उसे खोने का ज़र्फ किसी में कहाँ था, इसलिए इसकी बात पे दिल कड़कड़ाते उसके बच्चे को भी अपना लिया गया था। इसकी माँ कौन थी, कहाँ थी, किसी को भी इस बात पे ज़रा बराबर कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं घर के मकीनों के दिलों में वो नन्ही कुलकारियाँ घर करने लगी थी। बीबी साहब वो वहाँ बहुत खुश है, सब बहुत प्यार करते हैं। घर का इकलौता लड़का है ना। इसकी ख़ास मुलाजमा ने राजदारी उसे आगाह किया था। वो उसी शाम उसे खबर मिली थी कि इसकी ख़ास मुलाजमा एक कार हादसे में मारी गई थी। इसकी ही मौत आसान बना दी। अम्मा साईं एक मैं अनचाहा वजूद हूँ, अपने खोखले वजूद से आज़ादी चाहती हूँ। मुझे भी जहर ला दें, मेरी सांसें मुझ पे भारी हैं, कितने लोगों को मारेंगी आप मेरी वजह से। इसने रोते हुए अपनी माँ से दरख्वास्त की, कुछ हिसाब दुनिया में ही हो जाए तो बेहतर होता है। इस बच्चे को दुनिया में लाना तुम्हारी जिद थी, अब तुम भूल जाओगी कि इस बतन ने कभी कोई बच्चा जना था। करो फर्ज से कहते इसकी माँ ने एक ठोकर मारते उसे अपने पाँव की कैसे आज़ाद किया। खुदा के फैसले इस पे छोड़ दे, मत उसके बंदों पे इतने कहर बरसाएं। वो दर्द की शिद्दत से चिल्लाई थी, तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया, क्या इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? खशूनत भरी आवाज़ इसके लब सी गई थी। इसके राज को राज रख लिया गया था, बल्कि इसकी माँ और दादी ने इसकी आखिरी ख्वाहिश समझते मुकम्मल पर्दादारी में उसे शहर रखा था, जहाँ इसके जिस्म में होने वाली तब्दीलियां हर शय से पोशीदा रह गई थीं। और आज इस बोझ से भी आज़ादी मिल गई थी जिसे इसकी माँ और दादी नाजायज़ औलाद कहते हर रोज़ टॉर्चर करती थीं। अगर आज इसकी मोहब्बत बेनाम निशानी अपने सही हकदार तक पहुँच गई थी। बारी की आँख सिसकियों की आवाज़ पे खुली थी। माऊफ होते जहन पे दबाव डाले वो उठ के बैठा था। अब निगाह कमरे के दबके बैठी उफक पे पड़ी थी। क्या हुआ उफक? इस लटे पटे अंदाज में बैठे देखकर इसने कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे। आई हेट यू बारी, वो चीखते हुए फिर से सर घुटनों में दिए रोने लगी थी। बारी को अपने इक़दाम की संगीनी का एहसास हुआ था। वो शर्मिंदा सा इसका हाथ पकड़ने लगा जब उफक ने उसे झटकते खुद से दूर किया। मेरे करीब मत आना बारी, पहले ही तुम मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके हो, दूर रहो मुझसे। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि गले में खराश पड़ गई थी। उफक मेरी बात सुन लो प्लीज़, आई एम सॉरी, ये जो कुछ हुआ सब अनजाने में, मेरी ऐसी कोई अटेंशन नहीं थी। बारी ने कमज़ोर आवाज़ में वजाहत दी थी। मैंने तो तुम्हें अपना रखवाला समझा था बारी, और तुम ही लुटेरे बन गए। इसने हिचकियों के दरमियान बात मुकम्मल की। ऐसा कुछ नहीं है उफक, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। बारी ने आखिरी बार इसकी बदगुमानी और करनी चाहिए थी। माफ़ कर दो बारी मुझे, मैं इस लम्हे को कोस रही हूँ जब मैंने तुम पे एतबार किया। मैंने तुम पे एतबार किया ही क्यों? गुस्से से कहते वो बारी पे चिल्लाई थी जब इसने आगे बढ़ते उफक को खुद में बींच लिया। आई एम सॉरी उफक, मैं तुम्हें अपना ज़रूर
मैं तुम्हें अपनाना ज़रूर चाहता था, पर ऐसे नहीं। मैं कमज़ोर मर्द नहीं हूँ, मगर फिर भी जज्बात के धारे में बह गया था। मुझे माफ़ कर दो उफ़क़। बारी ने इसके सर पे उंगलियां फेरते वजाहत की, जो अभी तजिश्कियाँ लेते इसके सीने से लिपटी रो रही थी। कमरे में छाए सकूत को उफ़क़ की कुछ देर बाद ली जाने वाली सिसकियाँ तोड़ रही थी। बारी उसे खुद से लगाए दीवार के सहारा बैठा था। मैंने बहुत बुरा किया ना उफ़क़, मैं सब ठीक भी कर लूँगा, बारी ने मसमम इरादे से कहते उसे खुद से अलग किए सामने किया था। उफ़क़ ने इससे नज़रें चुराते हॉस्टल जाने की इस्तदआ की थी। वो खुद भी ज़हनी तौर पे इतना मुंतशिर हो चुका था, बिना बहस इसे हॉस्टल छोड़ आया था। खुदा के बंदों को दुखते हलाओ की नज़र करके अगर आप ये समझ रही हैं कि खुदा आपको माफ़ कर देगा, तो इस पे सरापा एहतजाज हूँ। वो ज़ात हकूक़ अल्लाह उससे पहले अपने बंदों के हकूक़ का सवाल करेगी। ये कफन का चोला आपको पाक बीबी तो साबित कर देगा, मगर एक बेहतरीन इंसान नहीं। वो चीखते हुए बोला था, जहाँ पाक बीबी दरगाह की तरफ बढ़ रही थी। एकदम पलट के इस शख्स को देखा था। कौन है ये बदबख्त जो पाक बीबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है? एक दरबारी को इसकी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। पाक बीबी ने हाथ के इशारे से उसे रोकने का कहा। बीबी साईं, ऐसे लोग दरबार की बदनामी करने आते हैं यहाँ। दरबार ने मौजूद अंदाज में अपनाए सर झुकाए कहा था। इसने मुलाजमा को कुछ इशारा किया था, जिसने वहाँ मौजूद तमाम दरबारियों को हटाने का बोला था, और दरगाह की जानिब बढ़ते इस साइल को भी पाक बीबी के हजूर पेश होने का कहा गया था। किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए वो दरगाह में आया था, जहाँ सफ़ेद पर्दों की बाड़ लगाते मर्दों या औरतों से भी पाक बीबी का पर्दा रखा गया था। पर्दे की ओर से वो आने वाले को बखूबी देख सकती थी, जो गुजरे माह साल की परछाई बन के इनके सामने आया था। वो टटकी बांधे इस नौजवान को देख रही थी, जिसका हुलिया बता रहा था कि इसने अपनी उम्र से बड़े चौक पाल रखे थे। दूर कहीं ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और कुछ यादें छम से आंखों के सामने आई थीं। बैठो। अमूमन वहाँ आए मर्दों को पाक बीबी की आवाज़ सुनने का शर्फ हासिल नहीं होता था, पर वो इससे मुखातिब तुम्हें, जो किस ताबा की तरह उनके सामने बैठा था। क्या चीज़ खींच लाई है तुम्हें यहाँ? मदबर अंदाज में मुखातिब होती पाक बीबी ने इस शख्स को कुछ देर पहले की गई बदतमीज़ी को दरगुजर कर दिया था। सच की तलाश, अपनी पहचान, इस शख्स की आवाज़ में बला का कर था। सच वही है जो तुम्हें बताया गया है, सिखाया गया है। इससे आगे की दास्तान सिवाय कुछ महरूमियों के और कुछ नहीं। लौट जाओ। यहाँ पे आने वाले बड़ी मुरादें लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ का सच ये भी है कि इनकी मुरादों के भर आने में इस दरबार के मकीनों का कोई हाथ नहीं। पाक बीबी की आंखों से आंसू की लड़ी जा रही थी। भला जिसे 9 महीने अपने खून में सेंचा था, क्या वो उसे नहीं पहचान पाती? मगर उसे वो हमेशा की तरह अजीज़ थी, तभी उसे राह रास्त दिखानी चाहिए। अधूरे किस्से बहुत तकलीफ दे रहे हैं, अधूरी कहानी मेरी ज़ात को बेनिशा कर रही है। आप ये सब इतनी आसान भुलाए यहाँ एक झूठी शान लेके बैठी हैं। मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। वो तकलीफ़ की हदों को छूता दर्द से बलबलाया था। कुछ देर को वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। यहाँ से लौट जाओ, एक मजबूर माँ की इल्तिजा समझ लो। उसे यकीन नहीं था कि इतनी आसानी से उसे इसकी हैसियत दे दी गई थी, इतनी जल्दी उसे मोतबर कर दिया गया था। मगर ऊंचे मस्तनद पे बैठी पाक बीबी आज भी उसके ख्वाबों की तरह इससे दूर थी। आज भी तपती धूप में वो तड़पता बच्चा छाँव से महरूम था। आपने बेनिशा छोड़ा तो उन्होंने कब अपनी औलाद तस्लीम किया? मेरे वजूद को एक नासूर बना दिया। आप लोगों ने जानती हैं ये नासूर कितना ख़तरनाक हो चुका है। इस दिखावे की दुनिया को उजाड़ देगा। ये नासूर पछताएंगे। आप लोग गुनाह किया था ना पैदा करके, इस गुनाह का भुगतान भुगतेंगे आप लोग। नफ़रत है मुझे अपने वजूद से, नफ़रत है मुझे इन बुज़दिल लोगों से, जिन्होंने अपनी वक्ती तस्कीन के लिए गुनाह पैदा करके छोड़ दिया, एक नाजायज़ अव्वल। बस करो, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। उन्होंने चीखते हुए उसे बाज रखने की कोशिश की, मगर अपने हवास पे कंट्रोल नहीं रहा था और लहराते हुए ज़मीन पे गिरे। वो किसी तरफ बढ़ना चाहता था, पर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। वो इन पर रहम खाना चाहता था, पर नहीं खा सकता, क्योंकि इसके माँ बाप ने उसके वजूद को सवालिया निशान बना के छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी मुजरिम तो वो औरत थी जो एक माँ हो के भी अपनी औलाद पाने से इनकारी थी। उसके बाप के मसलहतों की दास्तान तो अलग थी। बिना इस पे नज़रें डाले वो बाहर निकल गया था। आज इसने अपने दिल का गुबार निकाल डाला था, अपनी पहली दास्तान का खुलासा किया था, लेकिन उसे सुकून फिर भी हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि इसने अपने माँ बाप की बुज़दिली की सज़ा एक और मासूम को दी थी। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।